हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम क्लास 12 का लेसन नंबर 3 जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वर्धित टॉपिक के बारे में बच्चों अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था वो बनाया था ऐसे जनसमूह पर। किस पर था? ऐसे जनसमूह पर। हमने ऐसे जनसमूह के अंदर देखा कि ऐसे जनसमूह विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह से एक है और ऐसे जनसमूह के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। फिर ऐसे जनसमूह के अंदर नदियों के द्वारा लाए गए उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है जो कृषि के लिए उत्तम माना जाता है। यदि ऐसे जनसमूह का विस्तार देखते हैं तो वो है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। और यदि अपन ऐसे जनसमूह के अंदर और बिंदु के बारे में अध्ययन करें तो ऐसे जनसमूह के अंदर जापान को छोड़कर सारे जो देश है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के हैं। जापान को छोड़कर सारे देश कैसे हैं? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के। और ऐसे जनसमूह की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2% है। कितना परसेंट है? 2% है। इसके अलावा ऐसे जनसमूह में ज्यादा जनसंख्या वृद्धि के कारण वह विभिन्न प्रकार की रोजगार की, चिकित्सा की, शिक्षा की, आवास की, भोजन की जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों, आपने देखा कि ऐसे जनसमूह के अंदर विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उसके अंदर जो रोजगार की प्रवृत्ति वो अलग अलग पाई गई है। और ऐसे जनसमूह के जो प्रदेश है उनको 3 भागों में बांटा गया है: पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया। इस तरह उनका अध्ययन किया गया। आज हम ले रहे हैं यूरोपीय जनसमूह। अब यूरोपीय जनसमूह में कौन से बिंदु हैं उसके बारे में विश्लेषण के साथ हम अध्ययन करते हैं। विश्व में एशिया के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह यूरोपीय महाद्वीपीय है। याद रखना बच्चों। देखो, आपको यदि पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह कौन सा हुआ? एशिया जनसमूह। और दूसरा कौन सा हुआ? यूरोपीय। दूसरा कौन सा? यूरोपीय। और यदि आपको महाद्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं हमारे देश। विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यदि जनसंख्या के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया है और दूसरे नंबर अपन देखते हैं तो यूरोप का स्थान आता है। तो दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जनसमूह कौन सा हुआ? यूरोपीय जनसमूह। अब अपन दूसरा बिंदु लेते हैं। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74.0 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। और पूरे यूरोप महाद्वीप के अंदर देखा जाए तो कितनी जनसंख्या पाई गई? 74 करोड़। कितनी है? 74 करोड़। और एशिया के अंदर 372 करोड़। 372 करोड़। तो यूरोप में अंदर देखा जाए तो 74 करोड़ है, लेकिन इनमें से कौन सा देश आते हैं? रूस, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। कौन है? चीन है। तो रूस की यदि अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है जो जिसकी जनसंख्या लगभग 75% वो कहाँ रहती है? यूरोप महाद्वीप में। इसलिए रूस की जनसंख्या को यूरोप महाद्वीप के साथ जोड़ा गया। लेकिन अपन इस देश को देखें तो ये 2 महाद्वीप में आता है, एशिया और यूरोप, जिसका 75% भाग यूरोप जनसंख्या के रूप में पाया जाता है। और इसका 75% भाग जनसंख्या जो रूस की थी वो कहाँ पाई जाती है? यूरोपीय जनसमूह के रूप में पाई जाती है। यूरोप जनसमूह का दूसरा बड़ा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जर्मनी है, जिसमें 8.20 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 8.20 करोड़ जनसंख्या किसकी निवास करती है? जर्मनी। तो यूरोप जनसमूह का पहला जो सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला जो देश है वो है कौन सा? रूस। पहला कौन सा है? रूस। लेकिन सेकेंड कौन सा है अपन के? जर्मनी का।
कौन सा है? जर्मनी, जिसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 8.20 करोड़। कितनी है? 8.20 करोड़। तो याद रखना बच्चों, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा यूरोपीय जनसमूह का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस है। और उसके बाद दूसरे नंबर वाला कौन सा है? जर्मनी है, जिसके 8.20 करोड़ जनसंख्या वहां पर निवास करती है। अगला बिंदु देखते हैं। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। वो यूरोपीय जनसंख्या देखते हैं तो कितने अक्षांशों के बीच में रहती है? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास करती है। 40 से 60। आपने एशिया को पढ़ा था। एशिया का जो अक्षांश विस्तार था वो था 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी। लेकिन यूरोप महाद्वीप के अंदर कितनी है? 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। यूरोपीय जनसमूह सर्वाधिक संघनता 45 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में। और यूरोपीय जनसमूह सबसे ज्यादा जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच में? 45 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश के बीच में। कहां पर है? 45 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे है। वैसे तो अपन को यूरोप का पूछा जाए तो किन अक्षांशों के बीच में? तो याद रखना 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। कितने डिग्री? 40 से 60। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें बता दी? 45 से 50। तो 40 के बाद में या 50 मान लो, या बीचों बीच मान लो 50। कितने मान लो? 50। इनके बीच में कितनी अक्षांश हो गई? 10 अक्षांश हो गई। तो यहाँ पर हो गई अपन की 45 अक्षांश। कितनी हो गई? 45 अक्षांश। और ये हो गई हमारी 50वीं अक्षांश। तो यहाँ पर जो जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में 45 से 50 के बीच में सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसके बीच में पाई जाती है सबसे ज्यादा? 45 से 50। अब क्यों पाई जाती है उसका कारण भी बताया हुआ है। मध्य स्थित कोयले की पेटी के सहारे और 45 से 50 डिग्री के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाए जाने के कारण यहाँ पर कौन सी पट्टी पाई गई? कोयला पेटी। कौन सी पेटी पाई गई? कोयला। मतलब यहाँ पर खनिज पाया गया। खनिज पाए जाने के कारण इन क्षेत्र में ज्यादा लोग निवास करते हैं। अब एक शब्द है कोयला। कोयला किसका अप्रूप है? तो सीधा उत्तर होगा कार्बन का अप्रूप। इसका अप्रूप है कार्बन का अप्रूप। कोयले का जो निर्माण है वो दो विभिन्न सेलों में देखने को मिलता है। एक गोल्डवन और एक टर्शियन युग। इन दो युगों की सेलों के अंदर इसका निर्माण होता है। और गोल्डन युग कोयला है वो सबसे उच्च कोटि के कोयलों में से एक है। और यदि कोयले के प्रकारों की बात करें तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगानाइट और पीट, ये 4 किस्म के कोयले होते हैं। आपको यदि कोयले के बारे में पूछा जाए तो सबसे उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। याद रखना इसके अंदर जो कार्बन की जो मात्रा है वो 80 से 90% पाई जाती है। कितना होती है? 80 से 90%। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, जिस कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा जितना ज्यादा अधिक होगी वो अधिक समय तक जलता रहता है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला है पीट, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 30 से 45 के बीच में होती है। और इसमें जल्दी जलता है और ज्यादा धुआं देता है और ताप भी इससे क्या मिलता है? कम मिलता है। तो यही कोयला है। और आपको पता ही है हमारे जर्मनी के अंदर जो पाया गया एक प्रदेश है रूहर प्रदेश, जो कोयला पेटी के लिए माना जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो रूहर प्रदेश जो कोयले के लिए विख्यात है, वहां पर रूहर प्रदेश पाया गया है और वहां पर रूहर नदी भी बहती है। अब अपन नेक्स्ट बिंदु को बात करें, या आधुनिक उद्योगों एवं नगरों का भी सर्वाधिक विकास हुआ है। और यूरोप महाद्वीप के अंदर आधुनिक नगर भी हैं और उद्योग है, उनका भी बहुत ज्यादा क्या हुआ है? विकास हुआ है। अब इसके अंदर देखते हैं आधुनिक नगर और उद्योग कैसे होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर उद्योग के बारे में पहले बोला है। उद्योग क्या है यदि आप सवाल आ जाए तो याद रखना सीधी सी बात है बच्चों, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को
मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाने वाली इकाई को उद्योग कहा जाता है। वापस सुन लेना बच्चों, प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाई जाने वाली इकाई को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो अधिकतर कहाँ काम करते हैं? उद्योगों में काम करते हैं, मतलब द्वितीय क्रिया में काम करते हैं। कौन सी क्रिया में काम करते हैं? द्वितीय क्रिया में काम करते हैं। अब नगरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नगर। तो यदि नगर किसे कहते हैं तो याद रखना बच्चों, जिन क्षेत्र के अंदर अधिकांश जो लोग हैं वो कौन सी क्रिया करें? गैर प्राथमिक। कौन सी क्रिया करें? गैर प्राथमिक क्रिया करें, उसे हम क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। ऐसे क्षेत्र या ऐसे भाग या ऐसे क्षेत्र या प्रदेश जहां पर लोग अधिकांश गैर प्राथमिक क्रिया करें उसी को हम क्या कहते हैं? नगर। गैर प्राथमिक क्रिया के अंदर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम आते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या में या के अंदर नगरों के अंदर समीप होने लगा। 19वीं शताब्दी के अंदर, कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर क्या हो गई? औद्योगिक क्रांति हो गई। मतलब यहाँ पर उद्योगों का जाल बिछने लग गया, जिसके कारण यह जनसंख्या है उद्योगों के निकट और नगरों के पास ही बसना शुरू हो गई। और आपको पता ही है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में 1750 और अमेरिका में 1779। कब हुई थी? 1779। तो याद रखना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 1750 में, अमेरिका में 1779 के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति का जाल बिछाया गया तो उस समय ये सारी की सारी जनसंख्या कहाँ बसना शुरू हो गई थी? नगरों के पास। अगला बिंदु देखते हैं, यूरोपीय देशों के लोगों का जीवन यापन का आधार कृषि है। देखो, एशिया के लोगों का जीवन का आधार कृषि है, उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप के लोगों का जीवन का जो आधार है वो क्या है? कृषि है। लोग कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर जो अधिकांश जो कृषि होती है वो व्यापारिक कृषि होती है। कौन सी कृषि होती है? व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि यदि पूछा जाए क्या होती है तो याद रखना बच्चों, एक ऐसी कृषि जिनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना हो। एक ऐसी कृषि जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि की परिभाषा लिख रहा हूं, व्यापारिक कृषि। तो ऐसी कृषि जिनको करने का मुख्य उद्देश्य कृषि क्रिया करना है। कृषि क्रिया करना है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। ऐसी कृषि जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषि क्रिया में व्यापार करना होता है। क्या होता है? व्यापार करना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। ऐसी कृषि जिनको करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे अपन भारत के अंदर बहुत सारे व्यापारिक कृषि करते हैं, जैसे कपास की फसल का उगाना, तिल की फसल को उगाना, सरसों की फसल को उगाना। ये क्या होता है? जल्दी पैसा मिलता है। अगला बिंदु, यूरोपीय जनसमूह के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। दोनों ही क्या है? कम है। तो यूरोपीय जनसमूह के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या पाई गई? कम पाई गई। अतः यह जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में, और इसका से आपकी जनसंख्या वृद्धि कैसे हो गई? स्थिर हो गई। अब जन्म दर और मृत्यु दर किसी भी भाषा में अपन यदि समझे तो कोई डिफिकल्ट भाषा में नहीं बताऊंगा मैं, आपको सिंपल भाषा में। जन्म दर जो जन्म लेते हैं, मृत्यु दर जो मरते हैं। तो आपको पता ही है, सीधे से याद रखना है कि किसी वर्ष के दौरान जितने बच्चों ने जन्म लिया, किसी वर्ष के दौरान जितने बच्चों ने जन्म लिया उनमें से जीवित बच्चों की संख्या क्या होती है? जन्म दर। किसी वर्ष के मध्य
वर्ष के अंदर, किसी वर्ष के मध्य वर्ष के भाग के अंदर या किसी वर्ष के अंदर जब 1000 बच्चों ने जन्म लिया और उन जन्म लिया वाले बच्चों में जो जीवित रह जाते हैं उन्हीं बच्चों को हम क्या कहते हैं, जन्म। और यदि मृत्यु दर की बात आती है तो मृत्यु दर को सीधे से याद रखना है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर। ये जन्म दर और मृत्यु दर ही वहां पर क्या है, बहुत ही कम है। इस कारण से यह जनसंख्या वृद्धि कैसी रही है, स्थिर रही है। कैसी रही है, स्थिर। अब आपसे पूछ ले विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ की जनसंख्या वृद्धि स्थिर है, तो आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सीधे से आपको उत्तर एक मिलेगा तो वो लगेगा जापान। कौन सा मिलेगा, जापान। और यदि विश्व के अंदर ऐसा कौन सा देश है, विश्व के अंदर ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ की जनसंख्या वृद्धि स्थिर है, तो वो होगी यूरोप। कौन सी होगी, यूरोप। तो याद रखना, स्थिर जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, यूरोप। यदि देश के अंदर बात करें तो कौन आ जाएगा, जापान। जापान के अंदर ऋणात्मक और स्थिर जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। ऋणात्मक और स्थिर दोनों प्रकार की हो जाती है। अब अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें, यूरोपीय जनसमूह में कुछ घनत्व होते हुए भी जनसंख्या की अधिकता की कोई समस्या नहीं है। यूरोप के अंदर लोग क्या है, बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, फिर भी वहां जनसंख्या की कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि वहां पर अधिकांश लोग नगरों में काम करते हैं, किसमें, उद्योगों में। और वहां पर लोगों की शिक्षा भी उच्च है, रोजगार की प्रवृत्ति उच्च है। इन सभी कारणों से वहां पर जनसंख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक शब्द आया जनसंख्या घनत्व। ये परिभाषा आपको मैंने काफी बार बता दी है, समझा दी है, कैसे समझना है वो भी बता दिया। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, घनत्व की इकाई क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र। जनसंख्या किससे कहते हैं, लोगों की संख्या। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। सूत्र पूछा जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या बटा विश्व का कुल क्षेत्रफल। विश्व की कुल जनसंख्या बटा विश्व का कुल क्षेत्रफल, इसका सूत्र है विश्व की कुल जनसंख्या बटा विश्व का कुल क्षेत्रफल। ये इसका क्या है, घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। यूरोपीय जनसमूह का 70% से अधिक भाग नगरों में निवास करता है। बहुत अच्छी बात है। विश्व के अंदर देखा जाए, यूरोपीय जनसमूह के बारे में बात की जाए तो इसका 70% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, नगरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, नगरों में। याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा जो नगरों में रहने वाले देश जनसमूह की बात करें तो वो अमेरिका है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा नगरों में कहाँ रहते हैं, अमेरिका में। लगभग 75%। कितना परसेंट, 75% जो लोग हैं अमेरिका में नगरों में रहते हैं। सिर्फ 25% जो लोग हैं वो गांवों में रहते हैं। और यूरोपीय जनसमूह में देखते हैं तो 70% जो लोग हैं वो नगरों में रहते हैं और केवल 30% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, गांव के अंदर। और यदि भारत की बात करें तो भारत के अंदर लगभग देखा जाए तो 60% के से भी ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, नगरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सॉरी गाँवों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गाँवों में। और लगभग 30% के करीबन कहाँ रहते हैं, शहरों के अंदर। यदि गाँवों की शहरों की जनसंख्या यदि देखा जाए भारत में, भारत के अंदर देखते हैं तो 31.16% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, नगरों में। कहाँ रहते हैं, नगरों में। और बाकी जो 68% के करीबन जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, 68%, लगभग 68% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, गाँव के अंदर। याद रखना। तो याद आपसे पूछ लिया जाए, विश्व में सबसे ज्यादा नगरों में रहने वाले अमेरिका में, और उसके बाद यूरोप में। भारत के अंदर कितने प्रतिशत लोग नगरों में रहते हैं, तो 30.16% नगरों में रहते हैं। गाँव के अंदर 68% लगभग जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, गाँव के अंदर। और 31.16% नगरों के अंदर और 68% गाँव के अंदर लोग रहते हैं। अगला बिंदु, यूरोपीय जनसमूह के लोग विनिर्माण उद्योग, व्यापार, यातायात और अन्य सेवा कार्यों में संलग्न है। और यूरोप के जो लोग होते हैं वो अधिकतर द्वितीयक और तृतीय क्रिया में कार्य करते हैं। कौन सी क्रिया में काम करते हैं, द्वितीयक और तृतीय क्रिया में काम करते हैं। और
इनके द्वितीय और तृतीय क्रिया में काम करने के कारण इसका रोजगार का अवसर भी क्या होता है, उच्च होता है। तो पहले अपन शब्द आता है व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं यदि आ जाए तो व्यक्तियों द्वारा आयात व निर्यात करना। आयात व निर्यात करना क्या कहलाता है, व्यापार। व्यक्तियों द्वारा आयात व निर्यात करना क्या कहलाता है, व्यापार। यातायात या परिवहन व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन करना क्या कहलाता है, यातायात या परिवहन। सेवा, सेवा का मतलब सीधे सी बात होती है कि मुद्रा के बदले की जाने वाला कार्य वो क्या होता है, सेवा होती है। क्या होती है, सेवा। और सेवा के जो कार्य होते हैं वो कौन सी क्रिया में होते हैं, तृतीय क्रिया में। कौन सी क्रिया में होता है, तृतीय क्रिया। तो सेवाओं के बदले किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, या पैसों के बदले में किया जाने वाला जो कार्य क्या कहलाता है, सेवा। जैसे अपन मैं बता रहा हूं उदाहरण के रूप में, मैं आपको सेवा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, सेवा। तो किसके बदले में दे रहा हूं, पैसों के। तो पैसों के बदले में किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, सेवा कहलाता है। अगला बिंदु देखते हैं, इन देशों की प्रति व्यक्ति आय और भी अधिक, जीवन स्तर भी उच्च है। और इन देशों की जो प्रति व्यक्ति आय वो बहुत अधिक है और इसके अलावा जीवन स्तर भी क्या है, उच्च है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैंडिडेट इनकम। तो पर कैंडिडेट इनकम है तो उसके सीधे से याद रखना, देश की कुल आय में, देश की कुल आय में जब जनसंख्या का भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है, जो आय प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। तो याद रखना, देश की कुल आय में जब जनसंख्या को भाग देते हैं जो आय प्राप्त होती है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और भारत के जो लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन यूरोपीय लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही उच्च है। इस कारण से उनका जीवन स्तर भी क्या है, उच्च पाया जाता है। क्योंकि आज खुद को ही मालूम है, जब जेब में पैसा होता है अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं, कंप्यूटर, अच्छे रूम, अच्छे सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले पैसा चाहिए। कई लोगों के पास पैसा होने के कारण उनका जीवन स्तर भी क्या है, उच्च है। यूरोपीय जनसमूह में सभी देश विकसित हैं। और सबसे बड़ी बात याद रखना, यूरोपीय जनसमूह से ज्यादा देश क्या है, विकसित देश आए हुए। कौन से देश आए हुए, विकसित देश। तो सवाल आ जाए किस जनसमूह के अंदर सबसे ज्यादा विकसित देश पाए जाते हैं, तो यूरोपीय जनसमूह में। कौन से, यूरोपीय जनसमूह। और विकसित देश किसे कहते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे देश जिनके अंदर अधिकांश जो लोग होते हैं वो गैर प्राथमिक क्रियाएं करते हैं और विकास की ओर अग्रसर हो चुका है, उन देशों को विकसित देश कहा जाता है। जैसे अमेरिका है वो विकसित देश, जिन्होंने विकास कर चुके हैं। और यूरोप के ब्रिटेन है वो भी विकसित देश है क्योंकि उन्होंने विकास कर चुके हैं। जबकि भारत एक विकासशील देश है जो अभी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। विकास के लिए क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर यूरोपीय जनसमूह के बारे में पढ़ा और यूरोपीय जनसमूह के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में जाना कि यूरोपीय जनसमूह में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, अधिकांश लोग कौन सी क्रिया करते हैं, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कैसी है, वहाँ के जो लोगों की रहन सहन कैसा है, वहाँ के देश कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, ये सब आपने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर उत्तरी अमेरिकी जनसमूह है उनका विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। और साथ में हमने पिछला जो वीडियो था एशिया जनसमूह, उसके अंदर भी हमने एशिया जनसमूह की जनसंख्या कैसी है, वहाँ के लोगों का जनसंख्या वृद्धि दर कैसी है, वहाँ के लोगों की प्रमुख समस्याएं क्या है, उन सब के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।